नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे हेडलाइंस और कार्यक्रम मेरी बात में आज हमारे साथ हैं रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरएमपीआई के जिला सचिव लालचंद कटारूचक। तो कॉमरेड हैं, तो इनसे जानेंगे, राजनीति पर चर्चा होगी, इनके अब तक के करियर के बारे में चर्चा होगी और जो चुनाव ये लड़ चुके हैं आरएमपीआई पार्टी के एमएलए उम्मीदवार के तौर पर, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्वागत है सर सबसे पहले टुडे हेडलाइंस के स्टूडियो में। नमस्कार जी। चुनावी माहौल सज चुका है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और क्या समीकरण आप देखते हैं, पहले ये बताएं कि अगर नेशनल लेवल पर बात करें तो। देखिए, जहाँ तक जो आगामी चुनाव का ताल्लुक है जी। अभी तो चुनाव का ऐलान हुआ है, बहुत जल्दी होगा, अभी कुछ कहना, पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं लोगों के अंदर जाते हैं, उसके मुताबिक लगता है कि इस बार लोग जो एनडीए की गवर्नमेंट है बीजेपी की अगुवाई में, मोदी की अगुवाई में, इसको जाना है, ऐसे लगता है। तो जाने वाली है गवर्नमेंट डेफिनेटली। तो एक बार फिर से मोदी सरकार नहीं आएगी, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि विधानसभा चुनावों में आरएमपीआई ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो क्या इन इलेक्शंस में भी आप इस तरह की कोई तैयारी रख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम चुनाव में जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे, पार्टी की तरफ से भी लड़ेंगे और गठबंधन भी होगा, ऐसा हम कर रहे हैं सारे देश के अंदर और पंजाब के अंदर। तो पंजाब में यहाँ अगर हम बात करें, गुरदासपुर जो सीट है, वहाँ से अभी तक कोई चर्चा, किसी नाम पर खास चर्चा हुई है अभी तक? नहीं, अभी तो हमारा पंजाब के अंदर अलायंस की बात जो चल रही है, उसके बाद एक दो दिन में सीटें भी अनाउंस होगी और कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। गुरदासपुर भी लड़ेंगे और गुरदासपुर के अलावा पंजाब की जो बाकी सीट्स हैं उसके अंदर भी हमारा गठबंधन पंजाब में हो रहा है, उसके द्वारा सभी मतलब जो हलके हैं पार्लियामेंट के चुनाव लड़ेंगे हम लोग। गठबंधन की बात बार बार आप कर रहे हैं, क्या मोदी इतना बड़ा चेहरा है या बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि गठबंधन की जरूरत हर बार पड़ रही है? नहीं, देखिए, जो समान विचारधारा वाले लोग हैं वो सदा एक रहते हैं। बीजेपी भी कोई इतना बड़ा मतलब कह सकते हैं हम कोई चेहरा नहीं है, जहाँ इतना बड़ा कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके अंदर भी इस जो 2014 का चुनाव था तो एनडीए में 24 दल थे जी। तो आज भी उनके साथ 14-15 दल वो एक इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए मोदी से डरने की बात, जहाँ मोदी का कोई ऐसा बात नहीं है। सो गठबंधन होता है, जो समान विचारधारा वाले लोग हैं सभी लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, आप कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस, देखिए, हमारे दो प्लेटफार्म पर हम लोग लड़ते हैं। एक तो देश के अंदर जो फिरका परस्ती का सवाल है, जो फासिस्ट विचारधारा है आरएसएस की अगुवाई में जो मोदी लागू कर रहा है, एक तो हमारे लिए चुनौती है कि जो देश की जो सेकुलर कीमतें हैं, जो धर्मनिरपेक्षता है देश की, उसको कायम रखना है। उसके लिए हम लोग लड़ते हैं, लोगों की एकता के लिए। दूसरा जो सवाल है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो लोगों से रोजगार छीन रही है, जो लोगों से शिक्षा का अधिकार छीन रही है, जो लोगों से सेहत का अधिकार छीन रही है, तो इसलिए कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों में कोई अंतर नहीं। अंतर है बीजेपी की जो अपना फिरका परस्ती का। तो इसलिए कांग्रेस से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, ना आपसे होगा। आप और कांग्रेस और बीजेपी तीनों जो दल हैं एक ही फ्रेमवर्क के अंदर राजनीति करते हैं, खास करके इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। तो इसलिए जो देश के अंदर इस वक्त बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, जो इन सभी बीमारियों के पीछे कांग्रेस भी है, बीजेपी और आप भी है। और दिल्ली में चर्चा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है क्योंकि उनका मामला उनकी पार्टी का। और एक महागठबंधन की तैयारी भी हो रही है कि मोदी को अगर हराना है तो महागठबंधन की चर्चा भी जोरों पर है, सभी राज्यों की अगर हम बात करें तो। क्या कारण आपको नजर आता है, क्या हवा बनाई जा रही है या किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो मोदी ने बीजेपी ने जो अनाउंस किए थे 2014 के अंदर
जो ऐसे स्लोगन लगाकर सत्ता में आए हैं जिनको लोगों ने स्वीकार किया था, चाहे वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का सवाल था, चाहे वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सवाल था, चाहे 15 लाख लोगों के खाते में पड़ने का सवाल था, चाहे बेटियों की सुरक्षा का सवाल था, सीमाओं की सुरक्षा का सवाल था। ये तमाम जो वादे मतलब करके जो मोदी सत्ता में आया था, वो वादे एक करके टूटा है। सो इसलिए आज लोगों के अंदर जो गुस्सा है बीजेपी को जाना है। हाँ, जहाँ तक महागठबंधन की बात है, तो मैं फिर पहली बात पे आ रहा हूँ कि महागठबंधन भी पॉलिसी के आधार पे अगर नहीं है तो उसका फायदा कोई नहीं। अगर वही नीतियाँ लागू करनी है जो बीजेपी कर रही है इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर, तो हम ऐसे महागठबंधन का पार्ट नहीं बन सकते। हमारी प्राथमिकता है लेफ्ट को एकजुट करना। जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी है, चुनाव में भी हम लोग करेंगे। तो इसके अलावा जो और लोग हैं जो एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस वर्क कर रहे हैं देश के अंदर, उनके साथ हमारा तालमेल होगा। लेकिन आपको लगता है कि लेफ्ट के जो अंदर की कला है वही एकजुट नहीं होने दे रही और तभी लेफ्ट इतना उभर कर नहीं आ पाता सामने? नहीं, लेफ्ट के अंदर की कला जो हमारा मिनिमम कार्यक्रम है उसके ऊपर कोई कला नहीं है, क्योंकि हम मोदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, सभी लेफ्ट एकजुट है। इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, सभी लेफ्ट एकजुट है। हाँ, कुछ ऐसी बातें विचारधारा के ओरिएंटेड हैं जो स्ट्रगल के अंदर एक दूसरे को मतलब अपना जानते हुए अपना समझते हुए वो दूर हम लोग कर लेंगे। तो लेफ्ट लगातार लड़ता है चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल रहा है अभी तक, कई ऐसे विदेशी दौरे उन्होंने किए हैं, कई ऐसी चीज़ें जो मीडिया लगातार बखान भी करता रहा है। क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि वाकई में अच्छा हुआ है? देखिए, जहाँ तक विदेशी दौरों का ताल्लुक है, मतलब अभी जो बात आ रही है अभी 100 के नियर बोर्ड जो मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशी दौरे किए हैं जी। और उन दौरों के पीछे जो प्रचार किया जाता था अभी बाहरले मुल्कों से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। हम जब सोसाइटी में जा रहे हैं, आप भी जाते हैं, लोग भी देख रहे हैं। जहाँ मेट्रो की चर्चा हुई थी कि मेट्रो हमारे देश के अंदर दौड़ेगी, जहाँ चर्चा हुई थी टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर आ रही है, बड़े पैमाने पे आ रही है। तो जो सारा कुछ 5 वर्षों के अंदर वो लोग देखते रह गए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मेट्रो की बात करते हैं, लेकिन जो हमारी भारतीय रेलवे है उसका हाल इतना खराब है, जो जनरल की अगर हम बात करें तो वो जनता को चाहिए या मेट्रो चाहिए, क्या ये देख नहीं पा रहे राजनेता? बिल्कुल ठीक बात है। हमारे देश का जो अपना स्ट्रक्चर है, देखिए पहली बात तो ये है कि हम विदेशी टेक्नोलॉजी आए इसके विरोध में नहीं है। जहाँ जहाँ भी कोई अच्छा हो रहा है उसको ले आना देश के अंदर, जे बुरी बात नहीं, आना चाहिए। लेकिन देश की अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको तबाह करके, उसको इग्नोर करके अगर आ रहा है तो इसका सीधा असर हमारे रोजगार पे पड़ेगा जी। तो भारतीय रेल जो कभी 25 लाख लोगों को रोजगार देती थी, वो आज घटकर 12 लाख 12.5 लाख रह गई है। तो इसलिए हमारे देश के अंदर युवा हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको इस कार्य के अंदर बड़ी कुशलता उनके अंदर है, उसको काम देना चाहिए। अकेला रेल ही नहीं, हमारा जो मतलब तमाम डिपार्टमेंट है, चाहे वो BSNL है, चाहे वो रोडवेज है, तमाम जो हमारे डिपार्टमेंट है, इसके अंदर लाखों लाखों लोग जो पद खाली हैं जो भरे नहीं जा रहे। तो इसलिए पहले देश का अपना स्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना चाहिए, मतलब जिसके आसरे हमारे लोगों को रोजगार मिलना है। तो ये तो समस्या नेशनल लेवल की हुई। पंजाब पर अगर हम आए, जो प्रदेश सरकार है, मौजूदा सरकार, वो जब सत्ता में आई तो बड़े बड़े वायदे दावे किए गए। विफलता पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोई एक ऐसा मोर्चा जहां पर सफल रही हो प्रदेश सरकार, कैप्टन सरकार? देखिए, जहां तक पंजाब की गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं जो पहले बात कही थी कि अगर इसी फ्रेमवर्क में राजनीति करनी है तो आप लोग वादे कुछ भी कर लो, उसका रिजल्ट वही निकलेगा जो पिछली गवर्नमेंटों के दौरान निकला है। तो इसलिए जिस नीति की वजह से लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ा है, ये तो रिफ्लेक्शन है ना, कर्जा चढ़ गया, सुसाइड कर ली,
मतलब जो नीतियों की रिफ्लेक्शन है, जिन नीतियों को मोड़ा देने की लोड़ है। पर आपको नहीं लगता कि ये विफलता जो है वो ये लेफ्ट की भी है कि आप लोग उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, उनसे क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये सारा हो रहा है। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में गेंद बदली जा रही है और जनता जो है वो पिस रही है। अपना जो रोल आपका है, क्या उसको निभा पा रहे हैं आप अच्छी तरह से? देखिए, ये बात अपने था एक वीकनेस है लेफ्ट की। लेफ्ट की जितनी देश के अंदर इस वेले पंजाब के अंदर जितनी लोड महसूस की जा रही है लोगों के मतलब सवाल के ऊपर, हम उतने पैमाने पे मतलब हमारा संगठन अभी कमज़ोर है। अपना जी वीकनेस हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। अभी भी पंजाब के अंदर 3-4 जो प्लेस हैं जहाँ पर किसानों के धरने कंटिन्यू चल रहे हैं, चाहे वो गन्ने का सवाल है, चाहे स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने का सवाल है, चाहे कर्जा मुक्ति की संपूर्ण जो मतलब बात है उसका सवाल है। हम लोग लड़ रहे हैं। जो शहरी और गांव के बेजमीने मजदूर हैं उनके लिए लगातार लड़ रहे हैं। तो लेफ्ट जितना भी है, लेफ्ट लगातार लड़ रहा है मुलाजमों के अंदर लगातार। और जो सेहत है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो 2 चीजें हैं ये किसी भी समाज की उन्नति का आधार मानी जाती हैं। पंजाब में दोनों का ही बुरा हाल है। शिक्षा की भी बात करें तो बुरा हाल है, और स्वास्थ्य सेवाओं का भी। सिर्फ कागजी हमें आंकड़े दिखाए जाते हैं कि ये हमने किया है। तो वहां पर ये जो लेफ्ट है वो क्या रोल निभा सकता है? आरएमपीआई अपनी तरफ से क्या कर सकती है? हम तो लगातार एक डिमांड करते हैं कि ये जो शिक्षा और रोजगार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट बनना चाहिए। किसी भी स्टेट का जो नागरिक है उसकी एजुकेशन का, उसकी हेल्थ का और उसके जॉब का ये एक फंडामेंटल उसका राइट है, उसको मिलना चाहिए जी। ये तो हमारी डिमांड है। जहाँ तक इस क्षेत्र के अंदर कोई हमारी मतलब को मूवमेंट का मतलब सवाल है, तो हमारे जो विभिन्न जो संगठन हैं, हमारा जो नौजवानों का संगठन है शहीद भगत सिंह नौजवान सभा, जो विद्यार्थियों का संगठन है, हम लोग लगातार शिक्षा के अंदर उसके सुधार के रूप में लगातार लड़ रहे हैं जी। और इसी तरह जो बाकी हमारे सवाल है, तो ये स्टेट की पॉलिसी के साथ जुड़ा है। अगर स्टेट की पॉलिसी प्रो पीपल नहीं है, अगर स्टेट ने लोगों की शिक्षा का, लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा नहीं लेना है, तो फिर लाजमी तौर पर जो मतलब जो क्राइसिस है ये और बढ़ेगा। और हम जे इस क्राइसिस के लिए जो सीधे तौर पे जिम्मेवार हैं किसी व्यक्ति का नहीं है। ये जो नीतियां हैं, जो नीतियां साम्राज्य निर्देशित हैं, पूंजीवाद के पक्ष में हैं, कारपोरेट घरानों के पक्ष में हैं, ये नीतियां जितनी देर तक हमारे देश के अंदर मतलब चलती रहेंगी, ये सारा कुछ तहस नहस होगा। और इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, नीति बदलो। अब अगर आपके अपने एरिया की बात करें, भुआ क्षेत्र की बात करें, क्या समस्याएं आप देखते हैं अपने क्षेत्र की जो अभी तक प्रोन है और जिसका हल सामने नहीं आ रहा? समस्या तो वैसे जहाँ तक भुआ हल्के का तल्क है, उसके अंदर कोई विशेष ऐसी बात नहीं। हमारे पंजाब के अंदर जो समस्या है वो भुआ भी उसका एक पार्ट है। तो जहाँ तक उसका कोई पर्सनल उस एरिए का उस लोकेशन का तल्क है, तो आज भी भुआ के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है। माइनिंग माफिया ने कोई एरिया छोड़ा नहीं है, हमारा वातावरण तबाह कर दिया है, एनवायरनमेंट हमारा बुरा हाल है। तो पानी नीचे जा रहा है। माइनिंग पर विधायक बयानबाजी जी। हाँ, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, माइनिंग की वजह से हमारे पंजाब के 147 ब्लॉक हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक जी, और जो सरकार का आंकड़ा है 138 ब्लॉक के जो पानी हमारा वो डार्क है, वो पीने के जोग नहीं है, नीचे चला गया है। तो इसीलिए जो मतलब भुआ का क्षेत्र है जहाँ माइनिंग बड़े पैमाने पर है, और इस माइनिंग को सरकारी संरक्षण है, क्रिटिकली संरक्षण है। आपको नहीं लगता कि ये एक चाल कह सकते हैं हम कि लोगों को उलझाए रखो, पानी, सड़कें, इन मूलभूत सुविधाओं के बीच में ही, ताकि हक की जो बात है वो लोग ना उठा सकें? बिल्कुल बिल्कुल, यही एक सोचने वाली बात है कि गैर जरूरी जो इशू हैं, गैर जरूरी मुद्दे हैं, उनको हवा देते रहो। भी कहीं बीफ का मसला छोड़ दो, कहीं लव जवाहद का मसला छोड़ दो, कहीं किसी ने कपड़े कैसे पहने हैं ये मसला छोड़ दो। मतलब जो ऐसे गैर जरूरी इशू हैं जो लोगों के पेट का मसला हल नहीं करते हैं, उनको वारे रखो, और जो बेसिक सवाल है जनता उसके ऊपर कंसंट्रेशन ना करे। जी एक सोची समझी साजिश के तहत, प्लान के तहत
कांग्रेस बीजेपी और जो मतलब अकाली है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है जो इसके ऊपर काम करते हैं। आप एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, तो भुआ के जो एमएलए हैं उन पर उनके कार्यकाल पर मैं सवाल जरूर करूंगी। कितना संतुष्ट आप हैं उनके कार्यकाल से? वैसे तो लोगों से पूछना चाहिए, जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है कि उनका कार्यकाल कैसा है, कोई फर्क नहीं है पिछली सरकार की तरह उनके अंदर भी। लेकिन वो टीवी पर तो बोलते दिखते हैं कई बार कि मैं माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई करवा रहा हूँ। वैसे कहते हुए शर्म आनी चाहिए मतलब हमारे नुमाइंदों को, भाई कहना कुछ है और करना कुछ है। माइनिंग का अभी 8-10 दिन पहले माइनिंग का बहुत रौला पड़ा था हमारे उस एरिया में, राजीवेली जो गांव है मतलब, तो तमाम आप देख सकते हैं। हमको छोड़िए, हम तो बात कहेंगे तो कोई बोल सकता है विरोधी पक्ष है। नहीं, जो कई बड़े पैमाने पर सरपंच अगर कार्रवाई के लिए आते हैं, सरपंच अगर मामला उठाते हैं, शिकायत करते हैं कि यहाँ पर माइनिंग हो रही है, तो उन पर उल्टा कार्रवाई होती है और उन पर सुनवाई नहीं हो पाती। हाँ, अभी बेड़िया गांव की जो सरपंच बनी है, मतलब हमारी बहन, मालूम नहीं क्या नाम उनका, उन लोगों ने वहां पर जाकर पकड़ा है, वो सोशल मीडिया में आया है, माइनिंग हो रही है। माइनिंग की तो बात ही छोड़िए, माइनिंग तो इन लोगों के लिए एक पॉलिटिकल इशू है। पिछली सरकार में भी माइनिंग जोरों पर हुई है और इस बार भी माइनिंग लगातार हो रही है। और आप ये देखो कि जो लोग राजबाग पे आने के लिए माफिया राज का मतलब हवाला देते थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का माफिया है, चाहे वो नशे का माफिया है, उसमें ये भी एक माफिया था माइनिंग। और माइनिंग लगातार हो रही है। रेते के रेट 500-600 रुपया सैकड़े से ज़्यादा बढ़ गए हैं काली बीजेपी सरकार के दौरान। अभी इसी तरह बजरी के रेट बढ़ गए हैं। तो कहाँ फ़र्क पड़ा है, मतलब माइनिंग का भी फ़र्क नहीं पड़ा, रेट्स का भी फ़र्क नहीं पड़ा। और सरपंच जो लोग रले हुए हैं, चाहे वो अकाली दल के अंदर हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हैं, इनकी इतनी जारी है अंदर से, इतने कारोबारी इनके रिलेशन हैं, ये तो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, रल के लूट रहे हैं हमारे पंजाब को, हमारे देश को। सरपंची चुनाव जो हुए वहां पर आपको काफी संघर्ष करना पड़ा एक नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। हालांकि आप इतने समय से कॉमरेड हैं और संघर्ष आपका जो है वो चलता रहा, लेकिन नॉमिनेशन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद आपको डीसी ऑफिस धरना देना पड़ा। क्या मानते हैं, कहाँ की कमजोरी, किसकी कमजोरी मानते हैं? कमजोरी हमारी तो कोई नहीं, हम लोग तो चुनाव में बाकी लोगों की तरह लड़े, चुनाव में आए। ऐसा है भी हर उस व्यक्ति की आवाज़ को दबाया जाए, उस पार्टी की आवाज़ को दबाया जाए जो लोगों के हित की बात करती है। सरपंची का चुनाव क्या है, हम हार भी जाते तो कौन सा आसमान गिर पड़ता, हम जीत भी गए हैं उनके लाख जितनों के बावजूद। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि चुनाव के अंदर इस बार जो पंचायती चुनाव के अंदर जो माहौल था, हर गांव में ये माहौल था कि कहीं कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई धक्का जे और हुआ भी है। तो हमारे साथ भी हुआ, उन लोगों ने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, तो ये तो उन लोगों ने किया। पर राजनीति के अंदर मतलब हम जो महसूस करते हैं, आप नीति पे टैक्स करो, आप पॉलिसी पे हमला करो कि इस पार्टी की पॉलिसी ठीक नहीं है, हम करते हैं, हम मोदी पे करते हैं, बीजेपी पे करते हैं, आरएसएस पे करते हैं। हम जैसे आज बोल रहे हैं कि फिरका परस्ती है देश के अंदर, आरएसएस फैला रही है, हम खालिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े हैं। हमारे 300 कॉमरेड शहीद हुए हैं पंजाब में, लड़े, जमीन पर लड़े। तो हम ये कहना चाहते हैं भी विचारों के तौर पर एक दूसरे की आलोचना करो, उस पर कटाक्ष करो, उस पर हमला करो। ये जो चुनाव के दौरान एक दूसरे के कागज रद्द करवाने या ऐसे हमले करने, ये अच्छी बात है नहीं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपकी भागीदारी कम है वहां पर, क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है पंजाब विधानसभा में की अगर हम बात करें, तो इसीलिए चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, अपनी अपनी ड्यूटी वो जो है वो सही तरह से नहीं निभा रहा, और कोई तीसरा भी नहीं है जो रोकने टोकने वाला हो। ये भी कारण मानते हैं आप? देखिए, लोगों ने पंजाब के अंदर जो काली बीजेपी का 10 वर्ष का राज्य था, उससे निजात पाने के लिए कांग्रेस को चुना। कांग्रेस से आगे मैं उसकी नीति के बारे में नहीं जा रहा, वो लोग जान रहे हैं क्या स्मार्टफोन मिले हैं कि नहीं मिले, कर्जा माफ़ी हुई है कि नहीं हुई है, ये तमाम बातें लोग जानते हैं। जहाँ तक हमारा तल्लक है कि जो लेफ्ट मूवमेंट से कोई व्यक्ति विधानसभा में जाए,
ये हमारी आशा भी है, हम उम्मीद भी करते हैं जाए, पर अभी लोगों की जो चेतनता का लेवल है वो उस पैमाने पर नहीं जा रहा है जहाँ पर हम ले जाना चाहते हैं। तो लगे हैं, कोई बात नहीं, हम इतनी काली में नहीं है, जल्दी में नहीं है कि इस बार नहीं अगली बार नहीं, जब कभी है। ये तो एक मूवमेंट है, ये तो आंदोलन है, इसको सफलता के किनारे हम लोग लेकर जाना है। भविष्य की योजनाएं क्या है आपकी भविष्य की? एक तो हमारा ये है कि पंजाब के अंदर जो पंजाब के लोगों के इशू हैं, जो चाहे बेरोजगारी का इशू है, आप कल्पना कीजिए कि पंजाब के अंदर इस वक्त मतलब 40 लाख के नियर अबाउट बेरोजगार हैं, जिनमें मतलब हाईएस्ट क्वालिफाइड किए लोग हैं जी, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिग्रियां, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि उतने पैसे उनको नहीं मिल पा रहे, नहीं मिल रहे। हाँ, पहली बात शिक्षकों की ही बात कर लें अगर, तो सरकार क्या कर रही है उनके साथ। हाँ बिल्कुल, यही उस पॉलिसी के साथ जुड़ती है ना बात, जो लिबरल पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो जिसको बीजेपी कांग्रेस आप दावा करती है हमारी पॉलिसी है, ये साम्राज्य निर्देशित है, कॉर्पोरेट के पक्ष में है, और उस नीति के अंदर ये एक बात है कि हायर एंड फायर। अच्छा, क्या लोड के लिए आप लेबर को हायर करो। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने स्कूलों का जो रेनोवेशन करवाया है, जो कायाकल्प वहां पे करवाया, क्या उसको आप बधाई के पात्र हैं आम आदमी पार्टी उसके लिए? नहीं, मैंने देखा नहीं दिल्ली के अंदर क्या किया है, किया तो अच्छी बात है जी। हम तो पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, और उसको करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की लोड़ है, जो ना अकालियों के अंदर है, ना बीजेपी और कांग्रेस के अंदर है। हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि लेफ्ट जल्दी लोगों की इच्छाओं के पूरा करने के लिए लेफ्ट एकजुट हो, और लेफ्ट के साथ साथ जो पंजाब हतैषी पार्टियां हैं, जो पंजाब के एनवायरनमेंट को बचाना चाहती हैं, पंजाब के पानी को बचाना चाहती हैं, बेरोजगारी का समाधान करना चाहती हैं, औरतों के ऊपर जो अटैक हैं, जो बच्चियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उसको जो झेल रहे हैं, उनकी जो समाधान करना चाहती हैं, वो तमाम लोगों को साथ लेकर अब हम एक पंजाब के अंदर ऐसा मतलब करने जा रहे हैं, चुनाव के अंदर भी और चुनाव के बाद भी। तो आइडियोलॉजी तो बेहद अच्छी, और हम उम्मीद करेंगे कि इस आइडियोलॉजी पर आप खरे उतरें, और ये जो आप चीज़ें कह रहे हैं ये आप कर पाएँ, लेकिन उसके लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है जो आपको करनी होगी, और लोगों को आप किस तरह से तैयार करते हैं ये अब आने वाले चुनाव हैं, ये आप तय करें, एक रणनीति बनाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका टुडे हेडलाइंस के स्टूडियो में पहुंचने के लिए। तो आरएमपीआई किस तरह से इस चुनाव में रणनीति तैयार करेगी, और किस तरह से लोगों को, जैसा कि वो बता रहे हैं कि लोगों में वो चेतना अभी तक नहीं आई है कि लेफ्ट को समर्थन दे और लेफ्ट को आगे लेकर आएँ। हम उम्मीद करते हैं कि जो विचारधारा ये लेकर चले हैं उस पर ये खरे उतरें, ताकि एक बेहतर भविष्य की जो कल्पना है वो साकार हो सके। एक नए अतिथि के साथ, एक नए मेहमान के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे निशा प्रभा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।